नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे परिवार साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारी जो सीरीज चल रही है लगातार, सभी रेलवे एग्जाम्स 2025 में जो आपके आने वाले हैं, चाहे वो आपका एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, आरपीएफ का हो, टेक्नीशियन, एएलपी या जेई, जितने भी आपके तमाम एग्जाम आने वाले हैं रेलवे के, उन सभी के लिए लगातार फिजिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं और चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल्स प्लस जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। और मेरा विश्वास करना कि जितना आपको पढ़ा दिया जाएगा उसके बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन बने, और इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको हर चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे क्लियर करवाए जाते हैं। तो आज इसी सीरीज में हम पहुंच चुके हैं अपने ग्रेविटेशन टॉपिक की तरफ। इससे पहले उम्मीद करूंगा कि आपने सारी वीडियो देखी होंगी, जैसे मोशन, जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम, वर्क एनर्जी पावर कार्य ऊर्जा शक्ति, आपने लाइट वाला टॉपिक पढ़ा होगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक पढ़ा होगा, और आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। बहुत प्यारा सा और बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल भी आज हम आपको करवाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को आपके सामने। आपको पता है कि आपको इस क्लास की पीडीएफ एकदम फ्री दी जाती है टेलीग्राम चैनल साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल। इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं। और बाकी आज के क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, तो हम लेकर आने वाले हैं आज का पहला सवाल आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, आप जवाब देंगे। और वीडियो के नीचे आप लोग सभी कमेंट करके ये भी बताएंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगती है ना। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा क्योंकि डेली क्लास आपको यही मिलेगी, ठीक है। कल को हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा ग्रेविटेशन के बाद साउंड एंड वेव, यानी ध्वनि तथा तरंगे। पूरी फिजिक्स पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे फिर केमिस्ट्री की ओर बढ़ने लग जाएंगे। तो पूरी साइंस आपको यहाँ पर पढ़ा दी जाएगी। जैसे पहला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, आजकल भी ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। रेलवे तो है ही, खैर रेलवे के अलावा भी बाकी एग्जाम्स में पूछा जाता है। बताएं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कहता है कि भाई पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो लगभग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर आप किसी वस्तु को एक सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर ऊपर फेंक देते हैं तो उस वेग को पलायन वेग के नाम से जानते हैं। पलायन वेग क्या होता है बच्चों? पलायन वेग वह वेग है जिससे अगर आपने किसी चीज को फेंका फिर वो कभी जमीन पर वापस नहीं आएगी, यानी कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो एरिया है, ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, उसको क्रॉस कर जाती है इतनी स्पीड से, लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये हर ग्रह का अलग होता है। जो पलायन वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी, ये हर ग्रह का अलग अलग होता है। धरती के अगर आप ऊपर हो तो इतनी तेज फेंकना पड़ेगा और फिर वो कभी वापस जमीन पर नहीं आएगा। कोई भी वस्तु अगर आप इतनी तेज फेंक देते हैं। ऐसे ही अगर आपको मैं बोलूं कि चंद्रमा का पूछा जाए, मून का कितना होता है चंद्रमा का, तो आप याद रखना चंद्रमा का होता है लगभग 2.4, यानी लगभग 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। अब क्योंकि वहां ग्रेविटी कम होती है मून के ऊपर, इसलिए वहां पे पलायन वेग का वैल्यू भी क्या है? कम। मतलब मात्र इतनी तेज अगर आप फेंक दो एक सेकंड में लगभग 2.4 किलोमीटर, तो चंद्रमा की सतह पर फिर वो कभी चीज वापस नहीं आएगी। तो ये सबका अपना क्या होता है? पलायन वेग अलग अलग होता है। चलें दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सभी हम आपको यहां पर कवर कराएंगे। अगला सवाल कहता है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का जो वेट है, भार, वो 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। देखो भाई, हमेशा याद रखना कि वेट और मास में बहुत बड़ा अंतर होता है। W बराबर, जब भी आपको क्वेश्चन आए तो वेट जो होता है, भार, इसका सूत्र होता है कि आपका जो मास है, द्रव्यमान मास, उसमें जी की वैल्यू से गुणा कर रहे हैं, है ना। द्रव्यमान आप जो किलोग्राम में बोलते हो ना हमेशा के 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम, पहली बात तो आप कभी ये मत सोचना कि मेरा मास जो है 70 किलो है, मेरा मास 80, सॉरी मेरा वेट, बच्चे क्या कहते हैं कि सर आपका वेट बढ़ गया है या मेरा वेट घट गया है, मेरा वेट 70 किलोग्राम है, मेरा वेट 80 किलोग्राम है। ये वेट नहीं है बाबू, ये सिर्फ आप अपना मास बता रहे हो। जब भी आप किलोग्राम में कोई चीज बोलोगे वो आपका वेट नहीं होता, वो आपका मास होता है। तो अपने मास में जी से गुणा करो। धरती की सतह पे जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है।
अर्थ की सरफेस पे, तो उसमें 9.8 से गुणा करो तब आपका वेट आएगा। तो वेट आपको कितना दे रखा है, 29.4 दे रखा है। एम आपको कैलकुलेट करना है और जी की वैल्यू होती है 9.8 धरती पे। एम बराबर कितना होगा, इससे भाग देंगे जब इसके अंदर, तो 3 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर बेटा, याद रखना मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, लेकिन जो वेट होता है भार, इसका अगर आपको कोई पूछे कि मात्रक क्या होता है यूनिट, तो न्यूटन। वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, यानी कि किलोग्राम नहीं होता। तो भार का मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इन दोनों में ये अंतर है कि मास जो होता है द्रव्यमान, ये कभी नहीं बदलता बच्चों, कभी नहीं बदलता, नेवर चेंज। आप जिस ग्रह पे भी जाएंगे आपका मास उतना ही रहेगा, ठीक है, मास नहीं चेंज होता है। प्लेनेट टू प्लेनेट, ग्रह से ग्रह जाने पर द्रव्यमान नहीं बदलता। क्या बदलता है, सिर्फ वेट चेंज होता है। वेट जो होता है भार, भार परिवर्तनीय है, यानी कि चेंजेबल है। वेट भार परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि भार के फॉर्मूले को आप जरा देखो, वेट चेंज हो जाता है। वेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये बात याद रखना है। क्यों, क्योंकि वेट का फॉर्मूला आप तो देखो, W बराबर mg, क्योंकि इसके फॉर्मूले में g आ रहा है, और g तो हर प्लेनेट का अलग होता है बेटा, g तो हर ग्रह का अलग होता है। भाई यहां अलग है धरती पे 9.8, चंद्रमा पे अलग है, मार्स पे अलग है, हर ग्रह का अलग अलग होता है। तो आप याद रखना कि इसीलिए g बदलता है तो वेट यानी कि भार भी आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये मास और किसके बीच का संबंध है, मास और वेट। एक और छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, देखो मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं। अगर क्वेश्चन किसी टॉपिक से है तो वो टॉपिक आपको आना चाहिए, बस इतनी जिम्मेदारी है मेरी। क्लियर। अब देखो एक अंतर और होता है कि मास जो होता है द्रव्यमान, ये एक अदिश राशि होती है बच्चों। क्या सी होती है, अदिश। अदिश का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश। और भार जो होता है वेट, ये कैसी राशि है, सदिश। सदिश का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद रखना, भार एक सदिश राशि है, वेक्टर, और द्रव्यमान जो होता है वो स्केलर यानी कि अदिश राशि होता है। अदिश उसको कहते हैं जिसमें क्या नहीं होता, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, नो डायरेक्शन। सदिश कहते हैं जिसमें डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होता है, और मैग्नीट्यूड परिमाण भी होता है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं, आप लोग बताना कि अब क्या होगा उत्तर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 200 न्यूटन एंड द मास इज 20 किलोग्राम, व्हाट विल बी द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो बेटा, छोटा वाला जो जी होता है इसको एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो अभी बताए कि W बराबर फॉर्मूला क्या है, mg। ठीक है, जी निकालना है आप लोगों को, तो जी बराबर क्या होगा, W कितना था 200, m से भाग दे दो, कितना है 20, तो जी कितना आ गया, 10 आ गया। और जी का यूनिट याद रखना, जी का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे अब देखो भाई, छोटा वाला जी को क्या बोलते हैं, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और जब त्वरण है भाई, एसेलरेशन की बात हो रही है, त्वरण की बात हो रही है, तो त्वरण है तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का यूनिट तो यही होता है, हमेशा से आप पढ़े हो, मोशन वाला टॉपिक पढ़े थे तब भी यही बताया था कि एसेलरेशन की यूनिट क्या होती है त्वरण की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अच्छा एक बात याद रखना कि ये वाला जो जी है, जी एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हर ग्रह पे अलग होता है। हर ग्रह पर, अभी बताए थे वेट वाले कॉन्सेप्ट में, अलग होता है। भाई धरती की सतह पे हम 9.8 9.8 या 10 ले लेते हैं, लेकिन ये हर ग्रह पे, ईच प्लेनेट द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट, हर ग्रह पे अलग होगी। जैसे धरती पे 9.8 था, लेकिन आप जब चंद्रमा पे जाओगे, मून, चंद्रमा की सतह पे जाओगे तो ये कम हो जाता है, जितना पृथ्वी पे होता है उसमें 6 से भाग दे दो, इतना कम हो जाता है। सोचो, जितना अर्थ पे है 9.8, उसमें लगभग 6 से भाग दे दो, इतना कम हो जाता है। और अगर आप मार्स पे जाते हो, मंगल ग्रह पे जाते हो भाई, तो इतना कम हो जाता है कि पृथ्वी में 10 से भाग दे दो, इतना कम हो जाता है। तो ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये डिक्रीज होता है, घटता है। और अगर आप डेप्थ में जाओगे, अर्थ की गहराई में जाओगे, तो भी घटेगा, है ना। अगर मैं अर्थ की बात करूं, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, आपको पता है कि पृथ्वी एक ओवल शेप में होती है, अंडा आकार, ऐसे ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के सेंटर पर अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी के केंद्र पर छोटे वाला जी कितना होगा, तो जैसे गहराई में जाओगे तो अर्थ के सेंटर पर 0 होगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये बात याद रखना, सेंटर पे, केंद्र पे। अब ये होता है इक्वेटर। ये क्या होता है, इक्वेटर का मतलब भूमध्य कहते हैं इक्वेटर को, या विषुवत रेखा। ये होता है हमारा पोल,
पोल का मतलब होता है ध्रुव, ध्रुव। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई जी की वैल्यू पोल पे ज्यादा होगा कि इक्वेटर पे ज्यादा होगा, तो सुनो भाई, देखो यहाँ पे ये रेडियस आपको कम दिख रहा होगा, ये रेडियस ज्यादा दिख रहा होगा, है ना। तो याद रखना भाई, याद रखना कि पोल के ऊपर जी की वैल्यू ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, किससे, इक्वेटर से, यानी भूमध्य से ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा अधिक होता है। ये सारे पॉइंट जी से संबंधित आपको लिख लो, कॉपी में छपते हैं बेटा ये, और पीडीएफ से जरूर लिख लिया करो आप लोग नोट्स को, है ना। तो याद रखेंगे जी का मान चंद्रमा पे कितना होता है, मार्स पे कितना होता है, सेंटर केंद्र पे 0 होता है, और ध्रुवों पे ज्यादा होता है, किससे, इक्वेटर से, भूमध्य से। अब अभी मैंने आपको वेट का फॉर्मूला बताया, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mg। अभी मैंने आपको W बराबर mg फॉर्मूला बताया, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा कि जब हर ग्रह पे g की वैल्यू अलग होती है तो वेट भी अलग होगा। द्रव्यमान नहीं बदलता, मास, लेकिन क्या चेंज होता है, वेट, भार बदल जाता है। तो जब g अलग है तो वेट भी अलग होगा। वेट कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया चंद्रमा के ऊपर, मून के ऊपर वेट कितना होगा, तो जितना पृथ्वी पे होगा उसमें 6 से भाग दे दो। चंद्रमा के ऊपर कितना होगा, जितना पृथ्वी पर होगा 6 से भाग दे दो। ऐसे ही मार्स के ऊपर कितना होगा वेट, मार्स के ऊपर जितना जितना पृथ्वी पे होगा वेट, अर्थ के ऊपर उसमें 10 से भाग दे दो। समझ में आया। तो जिस हिसाब से जी घटता है, अकॉर्डिंग टू जी वेट भी ऐसे ही चेंज होता है। क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, कमेंट करके बताओ कि जी की वैल्यू केंद्र में 0 है, पृथ्वी के सेंटर पे 0, तो वेट भी क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ। तो पेपर में बहुत बार आता है एक क्वेश्चन कि किसी ग्रह पर, है ना, जैसे अर्थ पर वेट कब 0 होगा, भार कब 0 होगा, जब आप केंद्र में पहुंच जाओगे, सेंटर में। क्लियर। तो ये आई थिंक आपको तीसरा क्वेश्चन जितना भी पढ़ाया सब कुछ एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बताओ चलो। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के नियम, देखो भैया, गुरुत्वाकर्षण की खोज सबसे पहले न्यूटन ने की थी। ठीक है, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं गुरुत्वाकर्षण की। ग्रेविटेशन क्या है, एक फोर्स है। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण एक क्या है, एक फोर्स है, बल है। ठीक है, और ये किसके बीच में होता है, ग्रेविटेशन, हम क्या समझ लेते हैं कि ये होता है पृथ्वी और अर्थ और कोई भी ऑब्जेक्ट। हम जैसे पृथ्वी से ऊपर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये गलत है। ये धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक दो वस्तु के बीच में एक बल काम करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये बात याद रखना आप लोगों को। क्लियर। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, और न्यूटन ने किस किताब के अंदर बताया था, तो 1687 में एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपिया। हिंदी इंग्लिश में नाम वही रहेगा, प्रिंसिपिया नामक एक किताब है, उसके अंदर ऐसा बताया गया था, प्रिंसिपिया बुक के अंदर। क्लियर। न्यूटन ने कहा था कि भाई अगर मान लीजिए ये दो वस्तु हैं, इसका द्रव्यमान m1 है, भाई कोई ऑब्जेक्ट है तो मास तो उसके अंदर होगा, मास तो सब के अंदर होता है। तो इसने कहा कि भाई ये प्रत्येक दो ऑब्जेक्ट, हर दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो बल है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इन दोनों के बीच में भी लग रहा होगा, मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी r है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो कितना लगेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का सूत्र इन्होंने बताया, G m1m2 बटे आर स्क्वायर। ऐसा इन्होंने बोला कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान का गुणनफल, मास का प्रोडक्ट, ये दूरी जो है, दूरी इसका स्क्वायर नीचे लिख दो, और दूरी हमेशा मीटर में लेते हैं, ये बात याद रखना। डिस्टेंस हमेशा कैसे लेते हैं, मीटर में लेते हैं, और जी की वैल्यू फिक्स रहती है। जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये हर ग्रह पर हर जगह फिक्स रहेगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, ये फिक्स रहता है, कितना रहता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जी की वैल्यू। और पीछे इसका जो मात्रक आता है यूनिट, वो कितना आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। इसको देखो, छोटा वाला जी कितना था, वो तो बदल जाता है हर ग्रह। छोटे वाले जी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इसकी या क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बेटा क्या गुरुत्वाकर्षण के संबंधित नहीं है सूरज के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये तो है। अच्छा, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये तो गलत है बेटा, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति थोड़ी करती है, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है। तो गलत पहचानना था, यही गलत है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी क्यों घूमेगी, अरे भाई हमारा सैटेलाइट जो है वो कौन है, मून, चंद्रमा, तो वो घूमेगा ना, तो इसलिए ये गलत है। पांचवा क्वेश्चन बताओ बेटा, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर
5 का आंसर। अब तुम दे सकते हो, अगर आपने अभी ये वाला देखो, हमारी क्लास में क्वेश्चंस कम हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट जो होगा ना वो हर हर कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाएगा क्लास के अंदर। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण किसके बराबर होगा, तो अभी आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण है F बराबर क्या था, G m1m2/r²। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनफल गलत। बताओ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण तथा किसके बराबर है ना, या फिर आप कह रहे हो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण। बताओ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द, तो देखो बेटा आपका आंसर होगा इसमें रेशियो ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, गलत। ये सही है। अब आप कहोगे सर ये कैसे सही हो गया, बेटा देखो सच बताएं, गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण है ना W बराबर क्या होता है mg। अभी आपने पढ़ा कि भाई वेट बराबर भार निकालना है किसी वस्तु का तो m गुणा g करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर ये तो वेट थोड़ी पूछा है, इसने तो गुरुत्वाकर्षण बल पूछा है। अरे भैया एक बात बताएं तुमको, एक्चुअल में जो हमारा वेट होता है ना, भार, यही रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के लिए। धरती उसी वस्तु पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा पाती है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा पाती है जिसमें वेट है, भार। तो इसे ना, इस W को मैं F भी कह सकता हूं, F बराबर mg फोर्स। तो क्या हो जाएगा, मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया आपको, क्लियर है। तो अब छठवें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर बताना है। अब ये सवाल बड़ा प्यारा है, ग्रह की गति, देखो एक कैपलर नाम के व्यक्ति थे बेटा, कैपलर, ठीक है। अब इन्होंने ग्रह की, जो प्लेनेट घूमते रहते हैं ग्रह, इनकी गति के लिए 3 नियम इन्होंने दिए हैं। कितने नियम दिए हैं, 3। अब कौन कौन से वो 3 नियम है, सबसे पहला नियम मैं एक एक करके समझा देता हूं। ग्रह की गति के लिए कैपलर के टोटल कितने लॉ हैं, अगर कोई बोले कैपलर के 3 नियम हैं किसके लिए, प्लेनेट की मोशन जो होती है, ग्रहों की गति जो होती है। पहला नियम होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी इसे कक्ष का नियम। पहला जो नियम है इसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्ष का नियम। दूसरा जो लॉ है इसे कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, यानी कि क्षेत्रफल का नियम, क्षेत्रफल का नियम। तीसरा जो लॉ है, तीसरा जो लॉ है इसे कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड का मतलब है आवर्त काल का नियम या आवर्त का नियम, आवर्त का नियम। तो 3 नियम है बाबू, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट कक्ष का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड। अब लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है भाई, ये छोटी सी एक बात कहता है बेटा। पहला नियम, कक्ष का नियम, ये कहता है कि जितने भी प्लेनेट घूमते हैं ना, जितने भी ग्रह घूमते हैं, ये एक अंडाकार रास्ते पर घूमते हैं, ऐसे दीर्घवृत्ताकार रास्ता भी इसको कह सकते हैं। जितने भी ग्रह घूमते हैं, कैपलर ने बोला वो एक अंडाकार, यानी कि इसे इलिप्टिकल पाथ कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार रास्ता। ये है पहला नियम। और उसमें अब देखो, कोई अंडा होता है ना या इलिप्स होता है, उसके 2 केंद्र होते हैं, एक सेंटर ये रहा, एक ये रहा। अब इनके एक सेंटर पर सन यानी कि सूर्य का होना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लेनेट घूम रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ जाएगा, तो एक सेंटर पर ऐसे घूमेगा ये, तो एक सेंटर पर सन का होना जरूरी है, ऐसा बस इतना याद रखना। तो पहला नियम समझ में आया कि भाई जितने भी प्लेनेट हैं, जितने भी ग्रह, ऑल प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड रिवॉल्व इन ए इलिप्टिकल पाथ विद द सन एट वन सेंटर। एक केंद्र पर सूर्य होगा और सभी ग्रह एक अंडाकार रास्ते में घूमते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम यह कहता है कि मान लीजिए यही अंडाकार रास्ता था, अभी देखो ये अंडाकार रास्ता था, जब ग्रह घूम रहा होगा, यहाँ पे क्या है, सन, यहाँ पे सन था, यहाँ पे कोई दूसरा सेंटर है, ये कोई और हो सकता है। तो जब ये ग्रह घूम रहा है, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ आ गया, 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद यहाँ आ गया, तो ये इस लाइन को जोड़ दो, सूरज के साथ इन दोनों रेखाओं को जोड़ दो। अब मान लीजिए यही ग्रह यहाँ आ जाएगा, ये ग्रह यहाँ है, फिर 2 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट के बाद वो यहाँ आ जाता है, तो इन दोनों रेखाओं को जोड़ दो। तो ये जो एरिया बनेगा, ये वाला क्षेत्रफल, ये एरिया प्लस ये एरिया, ये दोनों बराबर होते हैं। ये जो क्षेत्रफल है ना, ये मान लो A1 है, एरिया 1, ये है A2, दोनों A1 और A2 क्या होगा, बराबर। ये याद रखना, A1 ये है, A2 ये दोनों बराबर। मतलब
कहने का अर्थ यह है कि जब भी कोई ग्रह घूम रहा होगा तो उससे जुड़ी हुई रेखाएं सूरज के साथ बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल बनाती हैं। सूरज के साथ बराबर समय में इक्वल एरिया यानी कि बराबर क्षेत्रफल बनाती है। दूसरा नियम। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक एक क्वेश्चन को इतना समझो कि फिर कभी क्वेश्चन बने ही ना, है ना। तो बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल बनता है सूरज के साथ किसी भी प्लेनेट का, किसी भी ग्रह का। दूसरा नियम यह कहता है कि भाई सिंपल सा है ये नियम कि टी स्क्वेयर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब। देखो एक सीधी सी छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक गोला है सर्कल और उसकी छोटा सा गोला है, रेडियस कम है, त्रिज्या छोटा सा, तो आपको घूमने में समय कम लगेगा, जल्दी से घूम जाओगे। लेकिन एक बड़ा गोला है उसकी रेडियस बहुत ज्यादा है तो उस पर घूमने में ज्यादा समय लगेगा भाई, सीधी सी बात है। तो बेटा आर बढ़ेगा यानी त्रिज्या बढ़ाया तो समय बढ़ेगा, आर घटेगा टाइम कम होगा, रेडियस कम होगा तो टाइम भी कम लगेगा। यानी कि इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, समानुपाती। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि कलावधि का वर्ग, कलावधि का मतलब टाइम का वर्ग किसके घन के बराबर होगा, तो बेटा दीर्घ अक्ष के घन के बराबर यानी रेडियस के घन के बराबर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और मजा भी आप लोगों को आ रहा होगा क्लास के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। भाई क्लास बहुत परफेक्ट है आपके लिए, हर क्वेश्चन यहीं से आपका तय कर बनेगा, 100% यहीं से बनेगा। कहता है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, देखो बेटा भाई ग्रेविटेशन, ये मान लो m1 है, ये है m2, दोनों के बीच की दूरी r है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वेयर। अब इसमें क्या बोला कि भाई दो, अब ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से करना होगा कि दोनों वस्तुओं की जो द्रव्यमान है वो दो गुना किया गया, इसका भी दो गुना किया गया, तो यहां पे दो लिख लो क्योंकि जी को तो चेंज कभी होता नहीं है, जी तो कभी बदलेगा नहीं, और इस दूरी इन दोनों के बीच की दूरी को भी नहीं बदला, तो इनको तो काटा मार दो, इसको नहीं बदला ना इसको बदला, तो द्रव्यमान चेंज हुआ है तो यानी कि ये डबल किया, फिर ये भी डबल कर दिया दूसरा वाला, तो 2 गुणा 2, तो आंसर आएगा 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा वो कितना गुना होगा, 4 गुना। कमेंट बॉक्स में बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास के अंदर। ऐसे ही पूरी विज्ञान आपको पढ़ा दूंगा, पूरा का पूरा चैप्टर समराइज हो जाता है एकदम, है ना, क्वेश्चन के माध्यम से, और पीडीएफ फ्री टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। 8वां क्वेश्चन अब आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। आप सभी लोग बताना बेटा क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा भैया। कहता है चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है, क्योंकि चंद्रमा पर देखो बेटा आवाज जो होता है ना, जब हम आपको अगली क्लास में साउंड वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, ध्वनि वाला, तो वहां बताएंगे कि साउंड जो होता है ध्वनि, उसको ट्रेवल करने के लिए, गमन करने के लिए एक मीडियम, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन चंद्रमा पे तो वातावरण है ही नहीं भाई, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, वातावरण नहीं है, तो ध्वनि कहाँ टकराएगी, किससे होकर जो है आएगी, तो चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है इसलिए वहां माध्यम नहीं है, इस वजह से वहां आवाज आपको सुनाई नहीं देती है। ठीक है, अगला सवाल आता है बेटा 9वां क्वेश्चन। कहता है कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, व्हेन विल ए बॉडी बी सैड टू बी फ्रीली फॉलिंग। देखो फ्री फॉल एक बहुत अच्छा टॉपिक है ना, मैं पूरा समझाता हूँ। क्या है, हेडिंग डाल लेना अपनी कॉपी में, फ्री फॉल, यानी कि इसे हिंदी में मुक्त पतन कहते हैं, मुक्त पतन। ये होता क्या है बेटा, देखो फ्री फॉल सबसे पहले तो तब होगा जब वैक्यूम होगा, ये हवा में नहीं करेंगे। फ्री फॉल कब होगा, वैक्यूम यानी कि निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे कोई मीडियम ना हो, जहां पे कोई मीडियम ना हो यानी कि कोई माध्यम ना हो, कोई माध्यम ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पता है क्या कहते हैं, जहां कोई मीडियम नहीं होता उसको फ्री फॉल यानी कि मतलब वही फ्री फॉल होगा, उसको वैक्यूम कहा जाता है। और बेटा ऐसा ही कि जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको मैं गिराऊं और यहाँ कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात, तो इसी को फ्री फॉल कहेंगे। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो यही है फ्री फॉल, लेकिन वैक्यूम में। ठीक है, और एक सवाल ये आता है कि फ्री फॉल में सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा, वो है ग्रेविटेशन, और कोई नहीं। अच्छा तुम कहोगे सर फ्री फॉल में ग्रेविटेशन करता है, हाँ बाबू, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही गिर रही है, तो ये तो ऐसा बल है कि वो तो हमेशा काम करेगा अगर कोई चीज गिर रही है। तो बेटा क्या होगा, जब इसका केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम करे। फ्री फॉल की कई बार ऐसा ही यूनिट आती है कि भाई ऐसा ही मात्रक क्या होगा,
फ्री फॉल का एसआई यूनिट क्या होगा, तो आप याद रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जब वो वस्तु गिर रही है ना तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अभी तो देखो अभी गिराया नहीं है इसको, इसका वेलोसिटी 0 है, लेकिन जैसे ही गिर रहा होगा तो इसमें क्या चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा, और त्वरण का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगली बात कि फ्री फॉल जब भी हो रहा होता है, मुक्त पतन, तो चाहे लोहे की बॉल लो, चाहे कागज की बॉल लो, चाहे प्लास्टिक की लो, तीनों बोथ मतलब तीन बॉल हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर आएंगी। फ्री फॉल में एक ही हाइट से अगर गिराया जा रहा है तो एक साथ जमीन पर वो आती हैं। अगला सवाल है हमारा 10वां क्वेश्चन, आप लोग बताना। ठीक है, देखो अभी बताया था ये वाला क्वेश्चन कि ग्रह की गति का जो आकार है, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट। ग्रह की जो गति होती है उसका आकार क्या होता है, कमेंट करके बताओ। तो आप क्या बोलोगे, सर इलिप्टिकल। अभी बताया था अंडाकार रास्ता होता है, कैसा होता है, अंडाकार रास्ता होता है। क्लियर। अगला अगला सवाल क्या है हमारा, 11वां क्वेश्चन बेटा। देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर कोई पूछे ना कि दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है, वीकेस्ट फोर्स, तो जो चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये सच बताएं तो ये सबसे कमजोर बल है, वीकेस्ट। मतलब आपके, अब तुम कहोगे सर वीकेस्ट कैसे है, बेटा देखो ये सिर्फ तभी दिख रहा है जब, जैसे अर्थ है, अर्थ जैसे मार्कर है। अब देखो ये मेरे और इसके बीच में भी लग रहा है ग्रेविटेशन। मैं कह रहा हूं इस दुनिया में, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में, एवरी टू ऑब्जेक्ट, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशन। लेकिन दिखता तभी है जब मान लीजिए अर्थ के ऊपर इसको छोड़ें तो दिखेगा। अर्थ ने क्या लगाया, ग्रेविटेशन, बट मैं भी तो लगा रहा हूं, ये भी तो मेरे ऊपर लगा रहा है, हम तो अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इसको कहते हैं वीकेस्ट फोर्स, मतलब हमारे बीच में तो दिख नहीं रहा, लेकिन जिसका मास ज्यादा होता है वहां पे ये गुरुत्वाकर्षण बल दिखने लगता है। तो ग्रेविटेशन जो फोर्स है, ये गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर फोर्स होता है बेटा। और एक और बात कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित, ये प्रतिकर्षित नहीं होता। जैसे कई प्रकार के ऐसे बल हैं जो प्रतिकर्षित भी करते हैं, चुंबकीय बल आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। चुंबक कभी कभी रिपेल भी करती है, मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। आवेशों के बीच में लगता है, चार्ज जो होते हैं उसको कहते हैं कूलाम्बिक फोर्स। तो कूलाम्बिक फोर्स का भी अट्रैक्शन भी होगा, आवेश एक दूसरे को खींचते भी हैं, बट आवेश चार्ज सेम हो जाए तो रिपेल भी करते हैं, प्रतिकर्षण भी होता है। क्लियर, तो उसको हम क्या कहते हैं, बट ये अट्रैक्टिव होता है हमेशा। तो 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाउ मच टाइम ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेक टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। देखो बेटा एक सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है पहले ये बताओ। सैटेलाइट कुछ ऐसे हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, भारी वस्तु, जो किसी दूसरी भारी वस्तु की ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं सैटेलाइट, एक तो नेचुरल जो हमने भेजे, सॉरी जो प्रकृति में खुद से पाए जाते हैं, जैसे चंद्रमा हमारे ओर चारों ओर चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, तो ये नेचुरल सैटेलाइट है। हमारी पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, सूरज के, तो वो उसका नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह। एक होते हैं जो हमने भेजे हैं, हमने किसी उद्देश्य से भेजे हैं, ठीक है, किसी पर्पस से हम भेजते हैं, जैसे चंद्रमा पे चंद्रयान हम भेज रहे हैं, तो है ना, तो इनको आर्टिफिशियल या मैन मेड सैटेलाइट कहते हैं, कृत्रिम या मानव निर्मित। तो उन्हीं में से एक सैटेलाइट आते हैं जियो स्टेशनरी, यानी इसे कहते हैं भू स्थैतिक उपग्रह। तो इनकी हाइट लगभग 35,790 किलोमीटर पर जाके ये रुक जाते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर पर वहां की जानकारी देते हैं धरती तक। तो इनको घूमने में कितना समय लगता है, तो बेटा इनको घूमने में 24 घंटे, ये डेज है थोड़ा सा, ये है ना, ये आवर है, इसने गलत लिख दिया बेटा, 24 आवर यानी 24 घंटे का समय। तो आवर्स उसको करेक्शन कर लेना बेटा, ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं। और इनकी डायरेक्शन अगर कोई पूछे कि घूमने की दिशा क्या होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की दिशा क्या है, तो आप याद रखना बेटा, कई बार पेपर में आता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमते हैं। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर। एक होते हैं पोलर सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने भेजे हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एक जियो स्टेशनरी, एक होता है पोलर सैटेलाइट। इसको कहते हैं पोलर उपग्रह। क्या कहते हैं इसको, पोलर उपग्रह। इनकी हाइट होती है बेटा, हाइट इनकी लगभग 600 से 800 किलोमीटर, ये अंतर याद रखना। इनको समय जो लगता है टाइम घूमने में, वो लगभग 100 मिनट के आसपास लगते हैं। इनकी जो दिशा होती है डायरेक्शन घूमने की, वो होती है नॉर्थ से साउथ,
क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ ये घूमते हैं, वो पश्चिम से पूरब। तो मैंने सैटेलाइट वाला टॉपिक भी पूरा पढ़ा दिया। सैटेलाइट दो प्रकार के, नेचुरल, प्राकृतिक, तो हम जानते हैं कि भाई वो तो नेचर में पहले से ही है। आर्टिफिशियल, मानव निर्मित, वो हम दो प्रकार के पढ़े, एक ये भूस्थैतिक और एक आपका पोलर। तो इनके बारे में दो दो तीन तीन बातें याद रखनी है। अब अगला बताओ तुम लोग, दो प्रश्न मैं आपको होमवर्क के दे रहा हूं, ठीक है? आप लोग इनके आंसर कमेंट में जरूर बताना। एक 13 वाला क्वेश्चन है हमारा HW, और एक हमारा है 14 वाला क्वेश्चन, ठीक है? एक हमारा है कौन सा क्वेश्चन बेटा, 14 वाला। ये दो प्रश्न आपके क्या रहेंगे, गृह कार्य रहेंगे, होमवर्क, ये बात याद रखना। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आर्कमिडीज नाम के व्यक्ति हुआ करते थे बेटा, क्या नाम था इनका, आर्कमिडीज। इनका एक छोटा सा नियम है, वो नियम मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आर्कमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, आर्कमिडीज प्रिंसिपल के नाम से इसको भैया जानते हैं। इन्होंने एक छोटी सी बात ये कही थी कि जब कोई लिक्विड है या फ्लूइड, तरल पदार्थ, और जब इसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आप जब डालते हो, या तो कंप्लीटली उसको डुबा दो या पार्सली, मतलब आधा अधूरा या पूरा, तो नीचे से एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि उत्प्लावन बल की खोज किसने की, तो आर्किमिडीज ने बेटा, बस इतना याद रखना, उत्प्लावन बल। तो इसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं, जो किसके द्वारा लगाया जाता है, किसी तरल पदार्थ के द्वारा, जब उसमें किसी चीज को इमर्ज करते हैं, डालते हैं। और ये कितना होगा, तो बेटा जब आप इस मग्गे को या कोई ऑब्जेक्ट इसमें डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा, और पानी का क्या निकालना है आपको, वेट। वेट का मतलब भार। वेट का तो फॉर्मूला पता है आपको, mg होता है। तो जब आप इसका वेट निकाल लोगे, जो पानी बाहर गिर गया है, तो वो बिल्कुल बराबर आता है उत्प्लावन बल के। यानी कि वेट इक्वल टू हमेशा क्या होगा, बियॉन्ड फोर्स। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, क्या, बियॉन्ड फोर्स, यानी कि उत्प्लावन बल के मान को। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, इस प्रक्रिया को उत्प्लावकता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बियोंसी के नाम से भी जानते हैं। अब इस क्लास की पीडीएफ आपको मैं यहाँ दूंगा, ठीक है? और ये फॉलो आप लोग कर लेना हमको। और बाकी कल का जो टॉपिक होगा वो होगा साउंड एंड वेव, ध्वनि तथा तरंगे। अगर मजा आया हो क्लास के अंदर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में मुझे सबके आंसर चाहिए भाई।